रेडियो गर्दा इंडिया पेश करते हैं लेट नाइट हॉरर स्टोरी भूत का मैसेज। नरेटर सतीश केआरटी। आज से तकरीबन 20 साल पहले इसी बड़ी इमारत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ करता था। पहले यह इमारत बिहार के किसी नवाब की हवेली हुआ करती थी, जिसे बाद में एक हॉस्पिटल के रूप में तब्दील कर दिया गया था। बाहर से यह हॉस्पिटल चाहे जितना पुराना और बेढंग दिखता हो, मगर अंदर से इसकी मेडिकल फैसिलिटीज तब के जमाने के लिहाज से आधुनिक थी और अपने इलाज के लिहाज से काफी भरोसेमंद मानी जाती थी। उस दिन मरीजों को देखते देखते काफी रात हो गई। मैं वहां के नर्सिंग स्टाफ को जरूरी हिदायतें देकर अपने घर की तरफ चला। हॉस्पिटल से मेरा घर ज्यादा दूर नहीं था, बस बीच रास्ते में आम, जामुन और नीम के दरख्तों से घिरा एक छोटा मोटा जंगल था, जिसे क्रॉस करे में वाकई एक दहशत सी महसूस होती थी। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने वहां प्रकाश की व्यवस्था कर रखी थी, परंतु वो नाकाफी थी। इस छोटे मोटे जंगल, जिसे वहां के लोकल बाशिंदे मियां का बागीचा भी कहते थे, आसपास के गांवों में आने जाने का एकमात्र शॉर्टकट रास्ता था। अभी मैं उस मियां के बगीचे में एंटर कर ही रहा था कि अचानक मुझे लगा कि कोई शख्स मेरा पीछा कर रहा है। मैंने रुककर अपने चारों तरफ एक सरसरी निगाह फेरी तो मुझे कोई नजर नहीं आया, सिवाय दरख्तों की शाखों पर रात्रि विश्राम कर रहे परिंदों के परों की फड़फड़ाहट, झिंगुरों के निरंतर चलने वाले कर्कश स्वर और दूर कहीं सियारों के पुकार के अलावे वहां सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन नहीं, वहां कोई ना कोई जरूर था जो मुझे देख रहा था, मगर नजर नहीं आ रहा था। मैं एक पल के लिए सहम सा गया। मैंने रुककर अपनी कड़क आवाज में पूछा, कौन है, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। ना कोई ऐसी वैसी पैरानॉर्मल हरकत नुमाया हुई जो मेरी आशंका को पुख्ता कर सके। मैं सुनिश्चित होकर आगे कदम बढ़ा ही रहा था कि किसी ने मुझे आवाज दी, डॉक्टर साहब। एक कंपकपाती सी आवाज जिसने मेरे स्पाइन में एक सेरन सी दौड़ा दी। मुड़कर देखा तो मेरे कुछ ही फासले पर एक दरख्त की छाया से निकलकर एक रूह मेरी तरफ आ रही है, मेरे करीब और करीब। डॉक्टर साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है। उसके लहजे में एक विनम्र गुजारिश के भाव थे। डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजन गुप्ता है। याद है आपको? कुछ दिन पहले आपके हॉस्पिटल में मैं भर्ती था। वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट केस याद है ना? हाँ, मुझे याद है। लेकिन तब तक तो तुम मर चुके थे। तुम्हें बचाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी थी।
आई एम सॉरी। मैंने अपनी मजबूरी स्पष्ट करनी चाहिए थी, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। मगर सबसे खराब बात यह हुई कि कई दिनों तक तुम्हारी लाश की कोई पहचान या शिनाख्त न होने की वजह से प्रशासन ने तुम्हारी डेड बॉडी की अंत्येष्टि कर दी, एक लावारिस लाश की तरह। मैंने तत्कालीन परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहा था, मगर वो फिर भी मुस्कुराई जा रहा था। फिर उसने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, मैं आप सबकी मजबूरी समझता हूं, लेकिन अब आप मेरा एक छोटा सा काम कर दें। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। आप जाके उसे बता दीजिए कि अब मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा। क्या कि तुम मर चुके हो? मैंने हिचकिचाते शब्दों में पूछा। नहीं, उसे ऐसा हरगिज नहीं कहिएगा। वो बहुत मासूम है, कमजोर दिल की है। वह यह सूचना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर भी उसे कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। आप उससे कहिएगा, वह कुछ सोचते हुए बोला, कि मेरा एक औरत के साथ चक्कर था और मैं उसी के साथ दुबई भाग गया हूं। इतना कहकर वह खुद परेशान और टेंशन में नजर आने लगा। मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए। चौधरी किराना स्टोर, रमना रोड, गली नंबर 3। इतना कहकर वह प्रेतात्मा वहां से गायब हो गई, और ऐसे गायब हुई जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सिर्फ दरख्तों की शाखों पर रात्रि विश्राम करते परिंदों के परों की फड़फड़ाहट, झिंगुरों के निरंतर चलने वाले कर्कश स्वर और दूर कहीं सियारों की पुकार। उस रात मुझे नींद नहीं आई। करवटें बदलते मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने वाकई एक भूत से बात की है। यह हकीकत थी या मेरा भ्रम? दूसरे दिन सुबह मुझे रमना रोड स्थित चौधरी किराना स्टोर ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। किराना दुकान से सटे एक मकान का बंद दरवाजा था। शायद यही रमन गुप्ता का मकान है। मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं रमन गुप्ता की बेवा बीवी को यह सूचना कैसे दूंगा। उस दरवाजे पर दस्तक देने के कुछ लम्हों बाद दरवाजा खुला। एक औरत थी, दरमियाने कद और दरमियाने बदन वाली एक खूबसूरत औरत। सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया कि शायद एक डॉक्टर द्वारा दी गई सूचना पर उसे यकीन हो जाए। फिर मैंने उसे वह सारी बातें बता दी जैसा रमन गुप्ता की प्रेतात्मा ने बताने को कहा था। मेरी इस सूचना को सुनकर वह खामोश खड़ी मुझे देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक डबडबाहट थी, जैसे वह रो पड़ेगी। झूठ क्यों बोलते हैं डॉक्टर साहब? उसका ऐसा कहना बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं जानती हूं कि वो मर चुके हैं, और वो मरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने आत्महत्या की है। उसका स्वर भर्रा रहा था।
उन्हें शक था कि मेरा किसी गैर मर्द से अनैतिक संबंध है, जबकि यह सरासर झूठ है। वह अब रोने लगी थी। वह जानबूझकर मेरे रास्ते से हटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। मैंने स्थिति को उल्टी पड़ती देख उसे कुछ पैसे देने चाहिए, लेकिन उसने उन्हें फेंक कर एक धड़ाके से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बंद दरवाजे के उस पार उसके रोने और बिलखने की आवाज आती रही। मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक उलझन वाली बात मेरे जहन में कई दिनों तक घूमती और मुझे परेशान और हैरान करती रही कि रमन गुप्ता की प्रेत आत्मा ने मुझे ही यह सूचना देने के लिए क्यों चुना, जबकि उसकी बीवी इस खबर से पूरी तरह वाकिफ थी। उसके बाद मैं जब भी देर रात गए उस जंगल या मियाँ के बाग से गुजरता था, तब यही अपेक्षा रहती कि मुझे रास्ते में रमन गुप्ता की रूह या प्रेतात्मा यदि मिले तो मैं उससे यह सवाल जरूर पूछूंगा।